हेलो इंडिया, मैं आप सभी के साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इंटरपोल की आज 90वीं महासभा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरपोल महासभा को संबोधित करने वाले हैं। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। 21 अक्टूबर तक ये महासभा चलेगी। 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होंगे और बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और लगभग 25 साल के बाद ये बैठक होने वाली है। आखिरी बार 1997 में हुई थी ये महासभा। अमित शाह इंटरपोल के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 21 अक्टूबर को इसका समापन करने वाले हैं और इसके साथ ही समारोह को संबोधित भी करेंगे। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन, जहां पर कई देशों के देखिए दिग्गज चेहरे यहां पर शामिल होंगे। 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल इस पूरे महासभा में शामिल। 25 साल बाद ये बैठक यहां पर हो रही है। बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन। इंटरपोल की आज 90वीं महासभा है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर। शराब नीति मामले में सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ की है। करीब 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। सिसोदिया से पूछताछ हुई और सीबीआई की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं। बीजेपी मुझे झूठे केस में फंसाना चाहती है। मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। यह भी कहा दिल्ली के डिप्टी सीएम ने। यह सब ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है। मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है। गुजरात जो आप जा रहे हैं कि आपका कैंपेन रोकने की पूरी तरह से प्लानिंग, इनकी कोशिश तो यही है ना। कल तैयारी थी, अब हो सकता है बाद में फिर बुलाएं फिर करें। तो मैंने कहा गुजरात की जनता अब खुद चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता इस बार स्कूल के लिए वोट करने जा रही है और इसको रोक नहीं पाएंगे अब ये। अब गुजरात में अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना एक पब्लिक के बीच में भरोसा बन गया है, पब्लिक की उम्मीद बन गई है और अब इसको रोक नहीं पाएंगे। थैंक यू। तो सीबीआई ने कल लगभग 9 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा बयान दिया है। वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो शामिल नहीं होना चाहते हैं और इसीलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सीधा आरोप यहां पर यह भी है कि गुजरात इलेक्शन से प्रभावित हैं और ऐसे में ये चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया प्रचार के लिए ना जाएं गुजरात। इसीलिए इस तरह का ये दबाव बनाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान। कल पहुंचे थे सीबीआई दफ्तर और लगभग 9 घंटे की पूछताछ। तो कल के दिन पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन जब सीबीआई की पूछताछ हो गई उसके बाद क्या बयान सामने आया वो भी आप सुनिए। साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया
कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती। सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझ पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से तैयारियों में जुट गई है। चुनाव प्रचार करने के लिए आज मनीष सिसोदिया गुजरात जाएंगे। तो सीएम केजरीवाल ने भी देखिए ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया। गुजरात के मेहसाणा में केजरीवाल ने संबोधित भी किया। गुजरात डबल इंजन नहीं नए इंजन की सरकार चाहती है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना। गुजरात में चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं, ये स्पष्ट कर दिया है केजरीवाल ने और कहा कि गुजरात का हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है। ये कल भी बयान दिया गया था जिस दौरान मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया था और कहा गया था कि 1 महीने का जो स्केड्यूल बनाया गया है मनीष सिसोदिया का, उसे प्रभावित करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है सीबीआई की ओर से। लेकिन फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर से चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो रहा है। कल मनीष चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जा रहे हैं, ये ट्वीट किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है, इसलिए ये चुनाव प्रचार रुकने वाला नहीं है। 182 विधानसभा सीटें, जिस बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी सन 2017 के चुनाव में, उसी को अब खुली चुनौती देती हुई आम आदमी पार्टी। 2 दिग्गज पार्टियां सामने, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन वो कांग्रेस जो 27 सालों से सत्ता के बाहर है, वो सत्ता वापसी के लिए बेताब, तो आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने नए सियासी जमीन की तलाश में है। तो चलिए एक और बड़ी खबर। असम में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। AQIS और ABT से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 38 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। वहीं संदिग्धों के अलकायदा के लिए काम करने का आरोप भी लगा है और लेकिन कई और लोग अभी ऐसे हैं जो पुलिस की रडार पर हैं। सितंबर महीने में भी 2 संदिग्धों को यहां से गिरफ्तार किया गया था। तो असम में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद यहां से आतंकियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है और बीते कुछ दिनों में कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं भी जो पुलिस की रडार पर हैं, तलाश अभी उनकी जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में किसी भी कट्टरपंथी को पुलिस पनपने नहीं देगी। तो असम में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये संदिग्ध अलकायदा से जुड़े हुए हो सकते हैं। असम में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लेकिन अभी और लोग हैं जो पुलिस की रडार पर है और ये स्पष्ट कर दिया है कट्टरपंथी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। असम में 38 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, कई और लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। इन संदिग्धों पर अलकायदा के लिए काम करने का आरोप है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव के लिए। आज का दिन काफी अहम है। सीबीआई कोर्ट में आज तेजस्वी यादव की पेशी होने वाली है। तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है। कल के दिन जब तेजस्वी यादव वहां से निकले, उन्होंने जिक्र किया कि विपक्ष को खत्म करना चाहता है सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी। बड़ी खबर, आज सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव की पेशी है और ऐसे में ये दिन बेहद अहम है आज तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना भी साधा। कानून पर भरोसा है, अपना पक्ष हम कोर्ट में रखेंगे। सीबीआई ने रेलवे से जुड़े घोटाले में बिहार में छापेमारी की थी और आरजेडी से जुड़े कई नेताओं के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी और इस बीच
आज सीबीआई ने तेजस्वी यादव को तलब किया है, यानी तेजस्वी यादव के लिए बेहद अहम दिन, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून पर भरोसा है, जो भी सवाल किए जाएंगे उनका जवाब दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में दरअसल तेजस्वी यादव की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी। तो IRCTC घोटाला ही है, स्कैम बहुत पुराना, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कई बड़े चेहरे रडार पर रहे, लगातार पूछताछ का भी दौर जारी रहा, लेकिन अब सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो क्या अहम सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब से कितने संतुष्ट अब होंगे सीबीआई के अधिकारी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और 1 अगस्त को पात्रा चौल घोटाले के मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं 10 अक्टूबर को 14 दिनों के लिए बड़ी न्यायिक हिरासत भी बढ़ी है। पात्रा चौल घोटाले की शुरुआत सन 2007 में हुई। संजय राउत के खिलाफ मामले की जांच कर रही है ईडी ने संजय की पत्नी और अन्य सहयोगियों से संबंधित लेन देन की भी जांच की है। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में पात्रा चौल थी, जहां फ्लैट बनाकर चौल निवासियों को दिए गए। हालांकि 15 साल बाद भी लोगों को अपने हक का इंतजार वहां पर आज भी है। देखिए, फ्लैट जो दिए जाने थे, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं, इंतजार अभी भी। और इसी में एक बड़ा घोटाला जो हुआ, उसी पर लगातार ये पूछताछ। संजय राउत कई बार सवाल भी खड़े किए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, उसके बाद लगातार पूछताछ इनके साथ होती रही, गिरफ्तारी भी हुई, हिरासत में भी लिया गया, और बार बार यही कहते रहे कि हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। संजय राउत के खिलाफ ईडी मामले की जांच कर रही है और आज का दिन बेहद अहम है संजय राउत के लिए कि आखिर जमानत अर्जी पर जो सुनवाई होगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है। 1 अगस्त की तारीख आपको याद होगी, पात्रा चौल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था संजय राउत को, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। लगातार चौथे दिन भी भारत में पाकिस्तान का ड्रोन दिखाई दिया है। बीएसएफ ने देर रात भारत पाक सीमा पर इस ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर के छना गांव के पास ये ड्रोन मिला था। बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रोन के साथ 2 पैकेट संदिग्ध हेरोइन भी बरामद की गई है। देखिए, रविवार की रात की ये घटना है। बीएसएफ ने जब एक ड्रोन मार गिराया था, आपको याद होगा, और पिछले 9 महीनों में 193 ड्रोन की अवैध घुसपैठ। बीएसएफ के मुताबिक 183वीं बटालियन के बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सेक्टर में सीमा चौकी कलाम डोगर इलाके में इस ड्रोन को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी ड्रोन का पता लगाने और उसे मार गिराने की ये तीसरी घटना है। रविवार रात को भी देखिए ऐसा ही हुआ, एक ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है, ड्रोन भेज रहा है, लेकिन हर बार बीएसएफ उनकी नापाक साजिशों को तोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से ड्रोन भेजा गया, जिसे बीएसएफ की तरफ से मार गिराया गया। रविवार रात को भी बीएसएफ ने एक ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उसे मार गिराया गया। तो चलिए एक और बड़ी खबर, उमर खालिद की जमानत पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली दंगे में बड़ी साजिश रचने का आरोप है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था उमर खालिद को। 2 साल से जेल में बंद है उमर खालिद, और ऐसे में आज अहम सुनवाई है। उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने सुरक्षित रखा था फैसला। उमर खालिद ने कोर्ट में दलील दी कि हिंसा में कोई आपराधिक भूमिका नहीं है उसके, और दंगों की साजिश के आरोपियों को भी नहीं जानता खालिद। ये भी कहा उसने। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक
प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसका भाषण बहुत ही नपा तुला था। साथ ही ये भी कहा गया कि अपने भाषण में बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, कश्मीर, मुसलमानों का कथित उत्पीड़न, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों का जिक्र उमर खालिद ने अपने बयानों में किया है। और ऐसे में आज क्या होता है इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि दिल्ली दंगे में बड़ी साजिश रचने का आरोप है उमर खालिद पर। और अपने भाषण में जिस तरह की बातें वो करता है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये सुनवाई और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इन मुद्दों को प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने इसे सुरक्षित रखा था। उमर खालिद ने हालांकि कोर्ट में यह दलील दी कि उसका किसी दंगे से कोई लेना देना नहीं है, इस हिंसा में कोई आपराधिक भूमिका उमर खालिद की नहीं है, दंगों की साजिश के आरोपियों को भी नहीं जानता है उमर खालिद। तो उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उमर खालिद का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि हिंसा में किसी तरह की भूमिका उसकी नहीं थी।